हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नाइलेट के एनआईसी साइंटिस्ट सी और डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो अभी मार्च में एग्जाम हुए हैं साइंटिस्ट सी और डी के एनआईसी के ऑनलाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास पेपर है। ये है 20 मार्च का 2023, साइंटिस्ट सी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, मतलब इस पेपर का। इसको हम 2 या 3 पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो 26 से हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हम ओनली एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5/9 ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन ए हॉल आर सिटिंग इन 8/13 ऑफ द चेयर्स अवेलेबल एंड रेस्ट आर स्टैंडिंग। ठीक है, इफ देयर आर 25 एम्प्टी चेयर्स, हाउ many people would still be standing if every chair in the hall was occupied? ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो टोटल जितने लोग हैं, सपोज करो वाई पीपल जो हो गए टोटल वाई है, चेयर जो होगी एक्स। ठीक, कुछ भी मान लो, चलो एक्स वाई, पहले हम एक्स ले लेते हैं, हो गया। ठीक है, एक्स वाई। तो पहली बात है 5/9 एक्स लोग बैठे हैं। ठीक है, खड़े कितने हो गए? 4/9 एक्स। अब चेयर कितनी है? जो लोग बैठे हैं कितनी चेयर पे बैठे हैं? 8/30 चेयर पे। ठीक है, कुछ खाली पड़ी है, खाली कितनी होगी? 5/13 वाई। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो खाली चेयर है वो 25 है, तो इसका मतलब 5/13 वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 65। 65 क्या है? टोटल चेयर्स हैं, तो ये भरी हुई कितनी होगी? 40। अब इन पे कितने लोग बैठे हैं? टोटल लोगों का 5/9, यानी कि 5/9 एक्स आ जाएगा 40 के इक्वल। 5/9 एक्स इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 8 से कट गया, 8×9 = 72। ठीक है, तो टोटल लोग कितने हो गए? 72। टोटल चेयर कितनी होगी? 65। लास्ट में इसने क्या पूछा है कि अगर सारे, हाउ मेनी पीपल वुड बी स्टिल स्टैंडिंग इफ एवरी चेयर इन द हॉल वाज ऑक्युपाइड। अगर सारी चेयर्स पे लोग बैठ जाएं, 65 पे 65 लोग बैठे हों, तो कितने लोग खड़े रहेंगे? 72 - 65 कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो आसानी है। देखो इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट में चेक कर लो। कि मल्टीप्लाई स्टैंड फ्रॉम सब्ट्रैक्शन, डिवीजन स्टैंड फ्रॉम एडिशन, एडिशन स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, देन विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट में चेक करना पड़ेगा, माइनस को हम लिखेंगे 6, माइनस को लिख देंगे हम मल्टीप्लाई, डिवीजन को लिख देंगे प्लस, मल्टीप्लाई को लिख देंगे हम माइनस, और प्लस को लिख देंगे डिवाइड। ठीक है, तो 90 + 3 - 2। ठीक है, 90 + 1, तो ये तो नहीं है। ठीक है, सेकंड देखें, ऑप्शन बी, 15 डिवाइड की जगह +10, माइनस की जगह डिवाइड, है ना, माइनस की जगह मल्टीप्लाई। प्लस की जगह डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई जगह माइनस। अब देखो 2/5 क्या आ जाएगा? 10 × 2/5 -7, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 15 + 4 - 7, इसके इक्वल आ जाएगा 15×4 = 19, -7 12। ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन बी। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं आगे। अगर बाद में चेक करना हो, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद एंड में टाइम बचे तब चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, 28th, 28th क्या बोल रहा है कि a + b जो है इज इक्वल टू 3c है। ठीक है, c + d जो है वो इक्वल टू 3a है। तो क्या होगा इनमें से? सबसे पहले देखो, अगर हम दोनों को मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? a + b + c + d, और यहाँ पे आ जाएगा 3a + 3c। एक a एक c कटेगा तो यहाँ पे 2a 2c आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा बी प्लस डी इज इक्वल टू 2a+c। ठीक है, तो ऑप्शन ये बन रहा है ए। ठीक है, ये भी सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये बोल रहा है टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी यूज्ड। ठीक है, साइन चेक करने हैं बस हमें। 29 सबसे पहले ए में चेक करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 ही आ जाएगा डायरेक्ट, डिवाइड को हम पहले कर लेंगे। तो +12 -19 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो पहला ही सही बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30th। द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर वाज 1200। द प्राइस वाज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इट वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, हमें दिया है कॉस्ट मार्केट प्राइस। सबसे पहले देखो, तीन चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है, 1200। सबसे पहले देखो, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा था। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स मानूं तो एक्स का 20% ज्यादा। ठीक है, 20% कितना होता है अगर देखा जाए फ्रैक्शन में, 1/5। और 20% ज्यादा करेंगे तो 1 + 1/5 यानी कि 6/5। ठीक है, 120% हो गया ना बेसिकली। तो वो है एक 1200। तो 6 दूनी 12, 200, 200 इंटू 5 1000। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 1000। अब हमें क्या करना है कि जो मार्केट प्राइस है उस पर इन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, इसका 10% डिस्काउंट दिया, 1200 का 10% 120। तो ये आ जाएगा 1080। ठीक है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 1000 था और सेलिंग प्राइस 1080, 80 हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 80/1000 इंटू 100। ठीक है, तो आ जाएगा 8%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ये भी क्या है, प्रॉफिट लॉस का। ए चेयर इज ऑन सेल फॉर 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ए स्टोर वाइड सेल रिजल्ट इन एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 30%। व्हाट इज द टोटल डिस्काउंट। पहले क्या है, 10% ऑलरेडी उस पर डिस्काउंट है ओरिजिनल प्राइस पे, फिर और सेल कर दी तो एडिशनल रिडक्शन हो गया 30%, 30% और डिस्काउंट मिल गया, टोटल कितना हो गया। तो मतलब ये किसका है, सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट है कि पहले एक डिस्काउंट मिल गया, बाद में मिल गया। तो सपोज करो पहले प्राइस 100 था, 10% डिस्काउंट देने के बाद 100 का 10% यानी कि 10 माइनस हो गया 90। अब 30% डिस्काउंट है, 30%, 90 का 30% होगा 27, 27 और चला गया तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, तो ओवरऑल कितना माइनस हो गया, -37। तो 37 100 का कितना है, 37% ही तो है। ऑप्शन डी। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो नेट इफेक्टिव क्या होगा कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला इंटू दूसरा बटा 100। तो हो जाएगा 40 - 3 37। ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। 32। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर 5450। ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 8%। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। सबसे पहले देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, इन इसने कॉस्ट प्राइस दे दिया 5450। अब इसको गेन कितना चाहिए, 8%। तो यानी कि चलो मैं इसको एक्स लिखता हूँ पहले। चलो एक्स ना भी लिखो, चलो एक बात है। तो इसको 108% पे बेच देगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, 8%। अब सपोज करो मार्क प्राइस है वाई। अब इसको 10% क्या देना है, डिस्काउंट देना है। 10% डिस्काउंट देने के बाद तब जाके सेलिंग प्राइस आएगा। वाई में अगर मैं 10% कम करूं यानी कि वाई को मैं कितने बेचूं, उसके 90% पे, तब जाके मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा ये वाला। ठीक है, 10, एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई, 9 क्या आएगा, 12 ना आया 108। ठीक है, तो 12×5 = 60, 6 12 × 4 = 48 और 4 54, 5 आ गए, 12×5 = 60 और 5 65। ठीक है,
तो 6540 आ गया इसका मार्क प्राइस। ये पूछा था ना भाई, ये ध्यान रखा करो, क्योंकि हम कई बार कुछ आंसर निकाल देते हैं, पूछा कुछ और होता है कई बार, तो जो आंसर निकला होता है वो मैच कर जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। 33। 33 क्या कह रहा है, फॉर ए सर्टन प्रोडक्ट प्रॉफिट इज 300% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज बाय 40% बट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ठीक है, अब पहले ध्यान देखो, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। पहले इन्होंने बोला 3% प्रॉफिट है, 300%। तो सपोज करो कोई 100 रुपए की चीज थी, इसका 300% कितना हो गया, 300 ही हो गया ना, 300 प्रॉफिट है, तो यानी कि वो चीज 400 पे बेच रहा है। फिर बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 40% इंक्रीज हो जाए, यानी कि 140 हो जाए, और सेलिंग प्राइस सेम रहे, यानी कि 400 ही रहे। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना रहेगा, 260। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज, व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है, नॉर्मली अगर पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो किसी भी सवाल में, तब हम किसके बेस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस की, वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। बट किसी भी सवाल में अगर मेंशन कर दिया कि भाई सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालो, तो हम उसी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 260 यानी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का 400 का कितना परसेंट है। ठीक है, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 65%, ऑप्शन डी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 33, 34। इस सवाल में बोल रहे हैं कि ए पर्सन बाय ए फर्नीचर फॉर 20 पाउंड्स, आफ्टर ए ईयर ही मॉडिफाइज द फर्नीचर एंड सेल इट टू 40 पाउंड। After another year, he again buy the same furniture at 60 pound and then again modify it and sell it for 70 pounds. What is the overall profit percentage for the person over the both transaction? ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट देखो उसका कितना हुआ, 34। अब इसमें थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, उसने 20 का लिया पहले, और फिर 60 का लिया, टोटल हो गया 80। 80 रुपये उसने खर्च किए ना। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, पहले उसने 40 पे बेचा, फिर 70 पे, तो उसने 110 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 30। तो 30/80 इंटू 100, तो 1010, ये 15, ये 4, फिर 5, फिर 2, 75/2 इज इक्वल टू 37.5। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या हो सकती है प्रॉफिट को लेके, कि सपोज करो, ठीक है, कि मान लो उसने 20 में खरीदा, 40 में बेच दिया, तो उसको +20 मिल गए। फिर उसने फिर 60 में ले लिया, तो उसको -20 लॉस, फिर उसको +10, 70। ठीक है, तो अब हम ये ट्रांजेक्शन देखें, हमें लग रहा है कि इसको तो 10 10 रुपए प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसको देखो, अगर मान लो कि 100 रुपए थे उसके पास, 100 रुपए थे पहले स्टार्टिंग में, अब उसने चीज ली, फर्नीचर लिया 20 का, तो 80 रहेगा उसके पास। ठीक है, उसने 40 का बेच दिया, 120 हो गए उसके पास। अब उसने 60 का फिर ले लिया, यानी कि 60 रुपए ही बचे उसके पास। ठीक है, 120 माइनस 60, 70 का बेच दिया, 130, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको। ठीक है, आई थिंक यहां से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा अगर कोई इस वे में सोच रहा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट 35। 35 कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1450 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1230। एट व्हाट प्राइस शुड बी द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 150% प्रॉफिट। अब इसमें देखो क्या चीज है, 35। अब सपोज करो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एक प्रॉफिट वाला, ये लॉस वाला है, प्रॉफिट वाला। अब एक्स है कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस सपोज करो एक्स है, जब हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो वो 1450। ठीक है, और जब हम लॉस पे बेच रहे हैं तो 1230। अब क्या है,
जितना परसेंट इस पे प्रॉफिट हो रहा है उतना परसेंट इस पे लॉस हो रहा है। अब जो परसेंटेज है वो एक्स का है, इसका मतलब जो एक्स है इन दोनों के मिडल में हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक्स में प्लस वाई परसेंट करूंगा, एक्स में माइनस एक्स का वाई परसेंट करूंगा, मतलब ये एक्स माइनस 1230 इक्वल टू होगा 1450 माइनस एक्स। तो एक्स इसका एवरेज आ गया, बीच में आएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1230 प्लस 1450 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यह आ जाएगा 2680 डिवाइड बाय 2, यानी कि 1340। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 1340। अब मुझे क्या करना है, मुझे 150% प्रॉफिट पे बेचना है, तो यानी कि मुझे 250% पे बेचना है ना। 150 प्रॉफिट, 100% तो खुद का है ही। तो 250% कितना आ जाएगा इसका, जीरो से जीरो कट गया, ये कट गया, 25 चौका 100, 10 बचे, 25 से 75 और 10 85, 5 25 कम 25 और 8 33। ठीक है, 3350 3350 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 36। इन्होंने बोला है कि कोई नंबर दिया है कि डिविजिबल बाय 19 नहीं है, ये नेक्स्ट नंबर जो है डिविजिबल बाय 13 है। तो देखो 19 को या तो डायरेक्ट करके देख लो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा इसमें। 7 9 3 19, और थोड़ा हम शॉर्टकट की बात करेंगे। एक से जाएगा 19, 27, फिर एक पे 19, फिर 89, 19 5 95 होता है, तो 4 से जाएगा 7, 19 दूना 38, 76। ठीक है, 313। और ये जाएगा 19 5 95, 7 के आसपास जाएगा, 9 7 63, 7 एकम 7 13। ठीक है, तो एक डिवाइड हो रहा है, तो स्टेटमेंट वन तो गलत है। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या होता है कि इसमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी में ऐड कर दो, यानी कि 3 का डबल करके 6 में ऐड किया, 9 6 15 8, फिर दोबारा 5 का डबल किया 10 ऐड कर दिया 8 2 2, फिर 8 का डबल करके 16 ऐड कर दिया, क्या आ जाएगा 38। 38 डिवाइड हो रहा है 19 से, यस, तो ये नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर हम 13 से देखें, 13 देखो थोड़ा लंबा है, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा नॉर्मल करने में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 2 4 7 8 3 7 5, इसमें 3 3 के सेट बना लो। जैसे पहला सेट बनाया 375, फिर माइनस करना है 478, फिर आगे फिर प्लस करना है। चलो यहाँ पे 3 तो बनेंगे नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते रहना है, फिर जो नंबर बनेगा वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 375 और 12, 300 क्या आ जाएगा 87 माइनस 478। तो 478 माइनस 387, तो 1 और 91 ही आ जाएगा ना। 9 माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, 91 डिवाइड हो रहा है 13 से, यस, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट वन गलत है, टू सही है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 37। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए नंबर व्हेन, ये थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की मुश्किल है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स ए नंबर, जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं वो एक नंबर देता है, विच इज 8 मोर देन द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 34। तो कोई नंबर है n, जब उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं वो एक नंबर देता है जो कि 8 ज्यादा है, किससे, उस रिमाइंडर से, जब उस नंबर को हम 34 से डिवाइड करते हैं। तो सपोज करो उस नंबर को 34 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर आता है। तो सपोज करो कोई n कोई नंबर है 34x+y। ठीक है, अब इसको मैं 34 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर जो आ रहा है y आ रहा है, ये बात सही है, ये नंबर जो है। फिर क्या है, जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं तब ये मुझे एक नंबर देता है जो 8 ज्यादा है इससे, y से, y+8। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखो मुझे ये चाहिए, रिमाइंडर चाहिए कि एक रिमाइंडर, मैंने y मान लिया कि कोई नंबर है n, उसको मैं 34 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर मेरा y आ रहा है, तो वो नंबर होगा 34 × x, कोई इंटीजर प्लस y। ठीक है, अब उसी नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, when डिवाइडेड बाय 5 गिव्स ए नंबर, कोई नंबर देता है जो कि 8 ज्यादा है, किससे, उस रिमाइंडर से, तो y+8, ये चीज आ गई। अब n की वैल्यू क्या है,
34x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 8। इन्होंने पूछा है सच लीस्ट पॉजिटिव नंबर। तो 34x प्लस वाई इज इक्वल टू 5y प्लस 40। ठीक है, 34x इज इक्वल टू 4y प्लस 40। ठीक है, अब सपोज करो, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4y प्लस 40 डिवाइड बाय 34। मतलब x तो इंटीजर है ना, x और y दोनों, क्योंकि नंबर ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। अब ऊपर हमें y की इस तरीके से वैल्यू लेनी है कि भाई ये 34 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो 4y प्लस 40 है, 34 तो बनेगा नहीं। नेक्स्ट नंबर क्या है, 68। क्या ये 68 बन सकता है 4y प्लस 40, ताकि y की वैल्यू इंटीजर ही आए। तो 28, y की वैल्यू आ गई 7। यस, तो y की वैल्यू 7 के लिए पुट कर दो, 68 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2। तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 34 इंटू 2 यानी कि 68 प्लस 7, 75। 75 वो नंबर आ गया। अब चेक करो, अब 75 को लेके क्वेश्चन को पढ़ो। व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 75 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 15। एक नंबर देता है जो दिया 15, वो क्या है, वो 8 ज्यादा है किससे, जब इसी को 75 को मैं 34 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 7। तो इससे क्या है, ये 8 ज्यादा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है इस क्वेश्चन में, बस ये प्रॉब्लम आ सकती है। 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज ऑफ रवि इज 20 years, इफ शाम्स एज इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, देन हाउ मच परसेंट रविज एज इज लेस देन शाम एज। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है इसका, परसेंटेज का। देखो, अगर आप ये सवाल गलत कर रहे हो ना कोई भी, तो मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो सपोज करो कि रवि और शाम, ठीक है, रवि की एज 20 है, अब शाम की एज क्या है, 20% ग्रेटर है, तो 25%। ठीक है, 25% किसका, रवि से। तो 20 का 25% कितना हो गया, 1/4 यानी कि 5 हो गया। तो शाम की जाएगी 25। अब पूछ रहा है कि भाई रवि की एज शाम से कितने परसेंट कम है। तो अगर आप सोचो कि यार ये 25% ज्यादा है, तो ये इसका 25% कम होगा, 25 लगा दोगे तो बहुत ही गलत है बिल्कुल। क्योंकि परसेंटेज किस पे डिपेंड करती है, कि बेस पे किसका हम ले रहे हैं, कि जो 5 लिया है मैंने, ये 5 20 का लिया है, कि 20 का कितना परसेंट है। अब ये रवि की एज इससे 5 कम है, तो अब बेस क्या आ जाएगा, 25। तो शाम के कंपैरिजन में रवि की कितनी एज कम है। ठीक है, 5, 20, सॉरी डायरेक्ट लिख दिया 5 और 8, 20% 20% कम है शाम के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप 25 है के 25 लगा रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, सिमिलरली 39 भी बिल्कुल सेम सवाल है। 39, ड्यू टू irregular working habit of Anju, her salary was deducted by 20%, but after some months her salary increases to the original salary. What is the percentage increase in the salary of Anju? सपोज करो, ठीक है, पहले उसकी सैलरी 100 थी, क्या किया, रिड्यूस कर दी 20%। 20% किसका, 100 का, -20 कर दी, मतलब 100 का 20%, 20 आ गया। 100 लेने का यही मतलब है बस, ताकि जब हम पहली बार परसेंटेज निकालें हमें फॉर्मूला लगाना पड़े, कि काट पीट ना करनी पड़े। ठीक है, तो 80 कर दी। अब उसकी सैलरी दोबारा ओरिजिनल कर दी, कि चलो ठीक है अब अच्छा काम कर रही है तो 100 कर दी। अब प्लस कर दिया 20, 20 रुपए सैलरी बढ़ा दी। कितने परसेंट बढ़ा दी, अब जो 20 है ये 80 का कितना परसेंट है वो चीज पूछी है। ठीक है, तो 20/80 इंटू 100, 4 से कट गया और ये 25 से कटेगा। ठीक है, तो प्लस 25%, 25% किसका, 80 का। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी अगर आप कि 20% हमने कम कर दी और प्लस 20 कर दें तो फिर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, 40th क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत चीजें मुझे लगता है इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा सी दे रखी हैं। ठीक है, तो फिर भी चलो देखते हैं। देखो, इन्होंने बोला 3 कैंडिडेट्स PQ आर कंटेस्टेड एन इलेक्शन, आउट ऑफ टोटल वोट्स ऑन वोटर लिस्ट 25% did not vote, 6.66% votes
old were invalid. Argo 2450 valid votes, which is 40% more than that of Q. If P got 40% of the total votes, then who is the winner? ठीक है, सबसे पहले देखो इस सवाल में 40th। अब सपोज करो कि टोटल जो है 100 है, वोट पड़ी कितनी है? 25% ने वोट नहीं डाला, कितने वोट एलिजिबल थे? वोट डाली 75। अब 6.6% कितना होता है? ठीक है, इसको फ्रैक्शन में देखो कितना आएगा, 6.6%। किसको याद है तो ठीक है, देखो 6.6% मतलब 6 प्लस 0.6 2/3 कितना परसेंट हो गया? 6 दूनी 6 18 तो 20/3%। 20/3% परसेंट मतलब 1/100, तो 20×100। ठीक है, तो मोस्टली मुझे लगता है काफी जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं वो लोग याद करते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल में क्या है, अपने पास चीजें इतनी सारी होती हैं कई बार तो नहीं याद रहता। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 6.6% हो गया, किसी का भी 1/50th। तो 75 का 1/50th वोट्स क्या है? इनवैलिड। ठीक है, तो यानी कि 5 वोट, तो बची 70। मतलब अगर 100 वोट, 100 लोग थे टोटल, तो 70 लोग वोट ही वैलिड है, यानी कि 70%। ठीक है, अब क्या हुआ, टोटल जितने लोग थे 70% ही वैलिड वोट है। अब क्या है, पी को कितनी मिल गई वोट? पी को टोटल का 40%, टोटल का मतलब 100 का 40%। अब वोट ही मान लो 100 लोग थे, उसमें से 70 लोगों ने वोट डाला है, पी को ही 40 वोट मिल गए। आर और क्यू को तो 30 में से मिले होंगे बाकी बचे में से, तो पी ही सीधा डायरेक्ट विनर हो गया ना। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, 41। A shopkeeper sells his article at cost price but gives 10% less amount of item as he should give. What is the percentage profit? देखो क्या होता है ये डिसऑनेस्ट वाला, कि यार कोई दुकानदार बोल रहा है कि यार मैं तो जितने का आया है उतने का ही दे रहा हूँ आपको, बट वो चीज कम दे देता है। प्राइस हमें वही लगाता है जिस पे वो लेके आया है, बट अगर कम हमें चीज दे रहा है तो ऑब्वियसली तो प्रॉफिट कमा रहा है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो क्वांटिटी है ना किसी चीज की वो सेम करनी है। कि हमें देखना है कि अगर वो 1 ग्राम चीज का प्राइस कितना ला रहा है, जब हमने उसने हमें बेच दिया, चाहे वो कम ज्यादा करके बेचा हो, तो उस 1 ग्राम को हमें कितने में दे रहा है। ठीक है, 1 ग्राम 1 लीटर जो भी है। अब वही है कि जो चीज वो ला रहा है, हम ये मान लेते हैं कि यार वो 100 ग्राम 100 रुपीज की ला रहा है। ठीक है, हम ऐसे नंबर मानते हैं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब वो बोल रहा है कि यार मैं तो 100 रुपए 100 रुपए ग्राम, 100 रुपए की 100 ग्राम लेके आया हूँ, आपको भी मेरे को 100 रुपए दो सेलिंग प्राइस, मैं आपको 100 ग्राम ही दे देता हूँ। पर बीच में वो क्या करता है, 10% कम अमाउंट देते हैं, यानी कि अपने को 90 ग्राम ही देता है। ठीक है, अब इसको प्राइस क्या पड़ा? इसको प्राइस पड़ा 1 रुपया पर ग्राम। ठीक है, सेम क्वांटिटी पर ग्राम। पर ग्राम हमें कितने का बेचा उसने? 10/9 रुपए पर ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट कितना हो गया? 1/9 रुपए। ठीक है, अब बस वो पूछ लो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया, 1/9। कुछ गलती की है मैंने? हाँ, 1/9 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 ही है, डिवाइड बाय 1 × 100। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। 100/9 तो 11, 1/9%। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। ये बहुत कॉमन सवाल है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले आते ही आते हैं। ठीक है, 42। 42 सवाल बोल रहा है कि ए ट्रेडर परचेज एप्पल्स एट 60 रुपीज पर 100, ही स्पेंड्स 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर 100 टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, देखो पर 100 की बात हो रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है, पर 100 पे ही कॉस्ट प्राइस बताया है, पर 100 पे सेलिंग प्राइस बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 60 रुपीज क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब 15% इसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च, यानी कि इसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया वो 60 × 115%। ठीक है, +15 करके।
अब ये होगा इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी कि उसको 120% पे बेचना है। ठीक है, 120% यानी कि 6/5। तो काट पीट दो सब, 0 से 0 काट दो, ये 23 पांजा हो जाएगा, ये 2 से काट दो। ठीक है, ये 2 मत काटो अभी, 5 दूनी 10, हम ऊपर नीचे 10 कर देते हैं। ठीक है, 36, 36 × 23, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 1 13, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 8, 2, 6 7 8। ठीक है, 828, तो 82.8, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए मर्चेंट मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट हैड ही पेड 10% लेस फॉर इट, द कस्टमर पेड 10% मोर ऑफ इट। 20% प्रॉफिट कमा रहा है। पहले तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले सपोज करो कि 100 की चीज लाया, 120 में बेच दिया, 20% क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने क्या किया, अगर अगर वो 10% कम पे लाता, यानी कि 90 पे लाता, और 10% ज्यादा पे बेचता, यानी कि 130 पे बेचता, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं। प्रॉफिट हो गया 40, तो 40/90 × 100, 400/9, है ना, 400/9, यस, इतना परसेंटेज, ये आ गया। अब पूछा क्या है, ये चीज बड़ी, परसेंटेज में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि यार किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज किसमें, इन द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में कितना चेंज आ रहा है, ना कि ओनली प्रॉफिट में। ठीक है, ये नहीं करना कि यहाँ पे, अरे एक चीज गलती कर दी देखो, गलती कर दी, 130 कर दिया, 10% बोला था, अब 10% किसका है, वही तो है 120 का। 120 का 10% 112, तो 120 + 12, 132, और यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 42/90 × 100, तो ये 0 कट गया, और ये 3 से कटेगा 14, ये 3, तो 140/3 परसेंटेज। ठीक है, तो किस में चेंज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज में, यानी कि 20 से लेके कितना हो गया, 140 हो गया ना प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, ओनली प्रॉफिट में पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 20 का 42 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब कितना चेंज आया, 140/3 -20 /20 × 100। ठीक है, ये तो कट गया 5 से, तो 140/3 -20, 20 × 60, 140 - 60 80/3 × 5। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, 80/3 × 5, यानी कि 400/3, तो ये आ जाएगा 133.33 परसेंटेज, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो ये गलती हो जाती है हमसे कई कई बार। 43, नेक्स्ट, एक मिनट, 44। 44 ये भी अच्छा सवाल है, बट इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में लगता है अजीब सी है। अकबर lends twice the interest received from Birbal to Chanakya at the half of the interest at which he lent to Birbal. If Akbar lent rupees P at rate at R% per annum for 1 year to Birbal, then interest received by Akbar from Chanakya। देखो क्या है, अकबर बीरबल और चाणक्य दोनों को क्या देता है, पैसे देता है। तो पहले लाइन क्या बोल रहा है कि अकबर लैंड्स ट्वाइस द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बीरबल टू चाणक्य, जितना बीरबल से इंटरेस्ट रिसीव होता है उसका डबल वो चाणक्य को, वो पैसा चाणक्य को उधार दे देता है, किस पे, आधे इंटरेस्ट पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बीरबल वाला। बीरबल से उसे इंटरेस्ट कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट उससे बीरबल से कितना मिला। अब उसने बीरबल को पी अमाउंट दिया था R% के लिए 1 साल के लिए, उसको PR/100 इतना मिल गया बीरबल से इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का डबल उसने चाणक्य को दे दिया। अब चाणक्य का हम क्या देखना है, इंटरेस्ट ही देखना है। चाणक्य को अमाउंट कितना दिया,
जितना बीरबल से इंटरेस्ट आया उसका डबल, यानी कि 2 PR/100। अब ये किस रेट पे दिया, R/2 पे। कितने टाइम के लिए दिया, 1 साल के लिए, कुछ मेंशन नहीं किया ना, तो 1 साल ही होगा ऑब्वियस, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ये आएगा PR² डिवाइड बाय 10,000। तो ये आ जाएगा PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, सवाल करने में आसान है, हो सकता है लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आए। 45 सवाल बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 756 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 720. If sum is invested such that simple interest is 900 and the number of years is equal to rate percentage per annum, then the rate of interest is, वो बोल रहा है कि कोई अमाउंट है 2 साल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 756 है और सिंपल 720 है। बोला कि अगर हम सम को इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि सिंपल इंटरेस्ट 900 आए और ईयर्स और रेट परसेंटेज सेम हो, तो क्या होगा रेट परसेंटेज। सबसे पहले हमें अमाउंट चाहिए, इसको हम, अगर हमें नॉर्मल फॉर्मूला लगाना, देखो 756 क्या है, इंटरेस्ट बन गया। तो सपोज करो कोई पी अमाउंट था, ठीक है। सबसे पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, जो अमाउंट बना है R/100 माइनस पी। ठीक है, ये होगा, ये आ जाएगा 756। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही है, 2 साल का है ना, P/R/2 इज इक्वल टू 720। ठीक है, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, पी पी कैंसिल हो जाएगा, आर की फॉर्म में कुछ ना कुछ आ जाएगा, आर वहां से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल 2 साल का है कंसेप्ट देखें क्या होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट, इसको मार्क करते हैं, कोई भी अमाउंट है, मान लो पी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल सी बात है, पहले साल भी 360 आया होगा, दूसरे साल भी 360 आया होगा, ये बात सही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो 360 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल कितना आया फिर, 756 - 360, तो ये आ जाएगा 756 - 360, यानी कि 693, है ना, 396 तभी बनेगा। अब ये कैसे आया, एक तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा, ठीक है, जो कि हमें पता है कि 360 है, प्लस 36। ये 36 कहाँ से आया, ये पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो ये 36 क्या है, इंटरेस्ट है किस पे, 360 पे, 1 साल का, है ना। तो R/1/100। ठीक है, जीरो कट, जीरो तो जीरो से कट गई, 36 36 कट गया, तो आर की वैल्यू होगी 10। ठीक है, 10% आ जाएगा आर। इस तरीके से अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो, नहीं तो फिर ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी चेक करोगे, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू अगर 10 है तो अब हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 720 आया है, पी हमें पता नहीं है, आर 10 है, 2 साल के लिए। वहां पे हमने गलती तो नहीं कर दी, हाँ सही है, बटा 100, ये कट गया जीरो से, ये कट गया कितना, 360 से 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारा अमाउंट आ गया 3600। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी दूसरी। अब क्या बोला कि अगर ऐसा होता तो, होता कि अगर ऐसा होता कि सिंपल इंटरेस्ट 900 होता और हमारा रेट और टाइम सेम होता, डिवाइड बाय 100, तो 100 कट गया। ठीक है, तो क्या करें, हमने 100 काट दिया, फिर हमने यहाँ पे 100 बच गया, यहाँ पे कितना आ गया, 9 पे काटा, 9 चौको 36, 4 काट दिया 25, तो हमारे पास R² की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, तो 25 आ गई, आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, प्लस ही आएगा, माइनस तो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पैसा किसी से उधार लें और वो फिर हमें उल्टा ही दे रहा है और ब्याज। ठीक है, 46, 46, एकलव्य कैन डू 6 times द एक्चुअल वर्क इन 36 days while फैजल कैन डू द 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन 3 days. हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 3 times द ओरिजिनल वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल अपना जो पूरा काम है कितने दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, फिर हम 3 गुना वगैरह देखेंगे। सबसे पहले एकलव्य जो है, ये एक्चुअल काम का 6 गुना, मतलब 6 बार वही काम 36 दिन में कर देता है, मतलब एक बार तो 6 दिन में कर देगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली फैजल जो है वो 1/4 यानी कि 1/4 काम
जो है 3 दिनों में करता है, तो पूरा काम 4×3 = 12, 12 दिन में कर देगा। ठीक है, अब दोनों मिला के, ठीक है, कितने दिन में काम करेंगे? सबसे पहले देखो, एकलव्य जो है एक दिन में 1/6 काम करेगा, फैजल एक दिन में 1/12 काम करेगा। एक दिन में दोनों इतना काम कर देंगे और इंटू एक्स डेज में एक काम पूरा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 12, 2 + 1, ठीक है, 3/12x, एक्स की वैल्यू आ गई 4 दिन में दोनों मिलके अपना काम खत्म कर देंगे। अब वही है, 3 गुना काम करना है। अब जितना काम है ओरिजिनल का उसका 3 बार करना है उसको, तो एक बार 4 दिन में कर रहे हैं, 3 बार कितने में कर देंगे? 12 दिन। ठीक है, 46 आ गया, 47, 47। ठीक है, ये काफी अच्छा सवाल है। ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर्क पुट ऑन ए जॉब फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, वन वर्कर वॉज विड्रॉन ईच डे, द जॉब वॉज फिनिश्ड व्हेन लास्ट वर्कर वॉज विड्रॉन, had no worker been withdrawn at any stages, the group would have finished the job in 55% the time. How many workers were there in the group? सबसे पहले देखो, पहले क्या बोल रहा है कि काम स्टार्ट किया हमने, रोज हम एक बंदा निकाल देते हैं। मान लो कि मैंने आज अपना कुछ भी काम करना स्टार्ट किया, 10 लोग मैंने बुलाए, आज 10 लोगों ने काम किया, कल मैंने एक को बोल दिया कल से मत आना, 9 लोग रह गए। फिर अगले दिन मैंने फिर एक को बोल दिया कल मत आना, 8 रह गए, फिर 7, 6, 5, 3, 2, 1। एक दिन लास्ट डे एक बंदे ने काम किया, उस दिन काम क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो मुझे 10 दिन लगे होंगे टोटल, 10, 8, जो भी मान लो, 10, 9, 8, 7, ऐसे करके 10 दिन हो गए। ये बोला कि अगर मैं किसी मतलब बंदे को निकालता ही नहीं, 10 लोग बुलाए मैंने, 10 दिन ही काम चल रहा है, 10 लोग ही काम कर रहे हैं, तब 55% टाइम में काम हो जाता है। यानी कि पहले मुझे 10 दिन लगे, उसका 55%, 5.5 दिन, 5.5 डेज में मेरा काम खत्म हो जाता। तो जो तो मैंने एग्जांपल लिया कि 10 लोग हैं, अब वो कितने लोग थे? ठीक है, ये चीज है। सबसे पहले सपोज करते हैं कि एक बंदा, हम काम को देखें ना कितना काम हुआ है। 1 पर्सन एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। ठीक है, सबसे पहला केस क्या है कि मैंने एन लोग बुलाए, पहले दिन एन लोग आए, उन्होंने एक दिन में कितना काम कर दिया? n यूनिट। ठीक है, और अगले दिन n-1 रह गए, फिर अगले दिन n-2, तो काम हो गया ना। पहले दिन n यूनिट काम हो रहा है, दूसरे दिन n-1 यूनिट काम हो रहा है, तीसरे दिन n-2 यूनिट काम हो रहा है, ऐसे करते करते लास्ट में एक ही बंदा रह गया, उसने एक दिन काम किया 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 to n, पहले n नेचुरल नंबर के सामने आ गया ना, उल्टा हम देखना शुरू कर दें इस तरीके से, तो इसके वैल्यू कितनी आ गई? n × n+1 / 2। इतना काम हुआ ना, इतने यूनिट्स। अब काम तो सेम ही है ना, हमने बोला कि वही काम, अगर मैं n+n+n, ठीक है, हटाऊं ना, तो ये मेरे कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? मुझे कितने दिन लगेंगे? 55% ऑफ पहले, पहले कितने दिन लग रहे थे? पहले दिन कितने थे? n डेज। अब मेरे दिन कितने हैं? 55%, यानी कि 0.55 n डेज। ठीक है, अब सपोज करो कि n बंदे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में n यूनिट काम हो रहा है, और 0.55 n डेज में n × 0.55 n यूनिट काम हो जाएगा, तो 0.55 n²। एक मिनट, 0.55 n², इतना काम हो गया। अब काम तो वही है ना, सेम, बस ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इतने यूनिट काम हो रहा है, तो यानी कि 0.55 n² = n × n−1 / 2। तो n से एक n कैंसिल होगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1.1 आ जाएगा। यहाँ पे n+1 है, और यहाँ पे n माइनस हो जाएगा, तो 0.1 n, n की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, तो बस 10 ही आ गया, जो मैंने बोला था वही आ गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन विद n साइड कितना आता है? n-2 × π। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रायंगल 3 साइड होती हैं, तो इसका एंगल का समान चाहिए 3-2 × π, यानी कि 180। ठीक है, 180 होता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी
आता है। तो 4 - 2 × पाई, तो 2 पाई यानी कि 360 होता है। सही है, ठीक है, बस इतना से काफी है। 49। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुबोध कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर व्हेन रिवर इज रनिंग एट 1.2 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स हिम 1 hour टू ए प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस। देखो इसमें क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वापस आना है, ठीक है। ये कोई रिवर है, पानी मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर, पानी की स्पीड है 1। तो जो पानी के साथ जो स्पीड है वो आ जाएगी 7.2 इस डायरेक्शन में, किलोमीटर पर आवर। दोनों को ऐड कर दिया, वापस आते हुए माइनस हो जाएगी 4.8 किलोमीटर पर आवर। अब उसको टोटल एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 घंटा लगा। तो डिस्टेंस सेम है, हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 7.2, आने में डी अपॉन स्पीड 4.8 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, डी कॉमन निकाले तो मैं 2.4 कॉमन निकाले तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/2, ठीक है 1। और इसमें डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4, 3×6/5, ठीक है। तो क्या करें हम इसमें, 6×4 = 24, 6×2 = 12 और 14, ठीक है। 5×5 = 10, 8×5 = 40, 8×5 = 40, ठीक है। 2.88 किलोमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। 50 क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आंट क्लाइंबिंग ऑन ए वर्टिकल पोल ascends 12 meter and slips down 5 meter in every alternate hour. If pole is 63 meter high, how long will it take to reach the top? इसमें क्या है कि कोई आंट है, वो पहले घंटे में 12 मीटर चढ़ती है, दूसरे घंटे में 5 मीटर उतर जाती है, तो टोटल 2 घंटे में अगर ओवरऑल देखा जाए 7 मीटर इफेक्टिव चढ़ती है ना। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे कि यार 2 घंटे में 7 मीटर चढ़ रही है इफेक्टिवली, 63 मीटर चढ़ना है, तो 63 ÷ 7, 9 × 2 आवर्स, 18 आवर्स आ गया। ऑप्शन ए लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वो टॉप पे पहुंच जाएगी तो उसको उतरेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो 2 घंटे में 7 मीटर नेट इफेक्टिव ऊपर जा रही है, ठीक है। 4 घंटे में 14 मीटर। अब 63 के आसपास देखो, 7 का मल्टीपल जैसे 49, 56, 49 मीटर कितने में जाएगी, 14 आवर्स में, ठीक है। अब इसके बाद चढ़ने की बारी है, 12 मीटर चढ़ जाएगी, यानी कि 49 + 12, 49 + 12, 61। बट टॉप पे नहीं पहुंची, वो नीचे उतरेगी। तो हम देखते हैं कि 56 वाले पे, 56 मीटर पे रहेगी 16 घंटे में। अब देखो 56 के बाद कितना बचा, 7 मीटर ही बचे। अब 12 मीटर तो चढ़ रही है तो 7 मीटर तो चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 16 घंटे तो हो ही गए। अब 12 मीटर चढ़ने के लिए उसको लगता है 60 मिनट, 1 मीटर के लगेंगे 5 मिनट और 7 के लगेंगे 35 मिनट, ठीक है। तो 16 घंटे 35 मिनट में वो चढ़ जाएगी पूरा 63 मीटर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 51। 51 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट एट विच ए मैन कैन वॉक 51 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स मतलब कि जैसे 11 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, एचसीएफ निकालना बेसिकली। तो 51 किलोमीटर चलने के लिए कोई मिनट नंबर नहीं आएगा, ठीक है। कुछ इतने मिनट इतने सेकंड्स आएंगे, ठीक है। जैसे 13 है, 13 के भी नहीं आएगा, 17 के आ जाएगा, ठीक है, जो कि इन दोनों का एचसीएफ है, ठीक है। 17 किलोमीटर पर मिनट चल रहा है तो 3 मिनट में 15 किलोमीटर, सॉरी 51 किलोमीटर 5 मिनट में 85 किलोमीटर, ठीक है। ये कहने का मतलब है। 52, what would be the least possible number of planks if three pieces of timber 42, 49 meter
63 मीटर लॉन्ग हैव टू डिवाइड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, फिर देखो एचसीएफ का कंसेप्ट है, सेम लेंथ में मुझे डिवाइड करना है, तो इन दोनों का एचसीएफ 42, 49, 63, इस इनमें कॉमन 7 ही है ना, तो इनका एचसीएफ 7 ही आ जाएगा, और तो कुछ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब मैं 7 मीटर 7 मीटर के पीस कट कर सकता हूँ, यानी कि अगर 42 के मैं 6 पीस कट कर सकता हूँ, 49 के 7 मीटर 7 पीस, और 63 के 9 पीस। ठीक है, इतने पीस कट कर सकता हूँ 7 7 मीटर के। तो इन्होंने पूछा क्या है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, तो इन नंबर ऑफ प्लैंक्स पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखो कि पूछा क्या है, लेंथ पूछी है कि सारे प्लैंक्स की, या टोटल नंबर पूछे हैं। तो 7 + 6 13 + 9 22, इसमें ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस। 53, 53 बोल रहा है कि 13a = 11b, 7b = 5c, 3c = 2d, a - d a + d। तो a और d का रेशियो चाहिए। सबसे पहले देखो a/b कितना आ रहा है मेरे पास, वो 11/13 आएगा। ठीक है, b/c क्या आएगा, 5/7 आएगा, c/d क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो अब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास a/d ही आ जाएगा, 11 × 13 × 5/7 × 2/3। ये आपस में कुछ भी कट कटाएंगे नहीं। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 110, तो 13 × 7 = 91, 91 और 3 9, 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27। ठीक है, तो ये आ गया। अब a/d है, तो a - d करना है, तो मैं a को ही 110 लिख लेता हूँ, d को 273 लिख लेता हूँ। ठीक है, 110 + 273, तो -163, नीचे आ जाएगा 383। ठीक है, तो ऑप्शन ए इन्होंने पहले ही दिया था बट माइनस नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, ये मार्क्स टोल गया है। ठीक है, 54, if the ratio of ages of Maya and Chaya is 6:5 at present and 15 years from now ratio will get changed to 9:8, Maya present age, माया छाया आज XY है। ठीक है, तो X/Y 6/5, तो X की वैल्यू चलो देखते हैं, 15 साल बाद क्या होगा, X + 15/Y + 15, 9/8। ठीक है, तो हम क्या करें, X की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, X की वैल्यू 6/5, 6/5 Y + 15, नहीं एक काम करते हैं थोड़ा सा, 5x = 6y, ये लिख लिया, 5x। ठीक है, यहाँ पे आएगा 8x + 120, 9y + 15 है 135। ठीक है, तो 8x = 9y + 15। अब बस कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है वो देखो, यहाँ पे 6y है, यहाँ पे 9y है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 18y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15x, तो x की वैल्यू आ गई 30। क्या पूछा था, माया की पूछी थी ना एज, प्रेजेंट एज, माया की x है तो 30, ऑप्शन बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, इतना ही करेंगे। If fraction is reduced in reduced form in such that when it is squared and then its numerator is reduced by 33 1/3%, यानी कि 1/3 कम कर दिया हमने, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 20%, डिनोमिनेटर को तो 20% पे ही ला दिया हमने, इट्स रिजल्ट इज ट्वाइस द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सबसे पहले सपोज करो ओरिजिनल फ्रैक्शन है a/b, पहले हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, यानी कि a² b²। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेते हैं, a² / b²। न्यूमरेटर को उसने 33% से डिक्रीज कर दिया, यानी कि ये 1/3 डिक्रीज कर दिया, तो अपना 2/3 ही रह गया। और डिनोमिनेटर को तो हमने क्या किया, 20% तक ही ला दिया, देखो रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू लिखा है, तो 20% यानी कि 1/5। तो ये कितना बन गया, 5 ऊपर चला गया ना, तो 5 × 10 हो जाएगा, 10/3 a² / b²। अब ये इक्वल किसके है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था उसका डबल, 2a/b। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, और ये कट गया 5 से, तो a/b जो आ गया वो 3/5 आ गया। ठीक है, चेक कर लो, 3/5 आ गया। अब दोनों का सम पूछा, तो 3 + 5 = 8। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बाकी क्वेश्चन हम आगे
सेकंड थर्ड पार्ट में करेंगे, ठीक है। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड ग्रुप में पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।